Hello students, welcome on Vigyanansh. Today's topic is again regarding the sound, but it's part 2. आज हम साउंड वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ ग्लॉसरी होती है. तो आज हम उस ग्लॉसरी की बात करेंगे दैट इज़ रिलेटेड विद द साउंड. हम साउंड्स के रिलेटेड उन टर्म्स की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. यहाँ मैंने एक लाइन मारी है और इसको क्या लिखा है, मीन वैल्यू. मीन वैल्यू क्या होती है, जो सेंट्रल पोजीशन होती है किसी भी चीज़ की. अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ का सेंटर जीरो रहता है, तो हम जीरो से अगर शुरू कर रहे हैं तो वो उसकी मीन वैल्यू है. तो मीन वैल्यू की डेफिनेशन क्या रहेगी, द मीन वैल्यू ऑफ वेव इज़ द पॉइंट फ्रॉम विच क्रेस्ट एंड ट्रफ ओरिजिनेट. इट फॉर अ सिमेट्रिकल वेव इट इज़ ऑलवेज जीरो. देखिए, मीन वैल्यू किसी वेव के लिए वो जगह है यहाँ से क्रेस्ट और ट्रफ ओरिजिनेट होते हैं, चेंज होते हैं. अगर बाई चांस सिमेट्रिकल है, मतलब क्रस्ट और ट्रफ बराबर चल रहे हैं, तो ये वैल्यू जीरो होगी तब, लेकिन बाकी जगह नहीं होती है. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मीन वैल्यू. अब जरा ध्यान से देखिए, एक ऊपर को रेड रंग में कर्व आई है, एक नीचे चली गई, एक ऊपर एक नीचे. ये जो ऊपर रेड वाली जगह है ना, इसी को हमने क्या बोला, क्रस्ट. ध्यान रखिए, हमने बोला देखिए एक कहाँ से राइज कर रहे हैं, मीन वैल्यू से. जितना क्रस्ट ऊपर आ रहा है उतना ट्रफ नीचे जा रहा है, बराबर है ना. तो ये कौन सी हमारे पास, ये सिमेट्रिकल वेव है. तो इस तरह से क्रस्ट ट्रफ, कोई भी साउंड की वेव चलती है इस तरह से चलती है, ये क्रस्ट ट्रफ होते हुए चलती है. तो ऊपर वाली हाइट को हमने क्या कह दिया, दिस इज अ क्रस्ट. तो डेफिनेशन क्या रहेगी क्रस्ट की, इट इज़ अ अपवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू. मीन वैल्यू से जो ऊपर की तरफ को प्रोजेक्शन रहती है उसी को क्रस्ट कहा जाता है. अब नीचे क्या है, दूसरा शब्द देखा आपने, ट्रफ. तो ट्रफ को क्या डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू. मीन वैल्यू की से कहीं भी कोई वेव नीचे की तरफ जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रफ. तो दो चीज़ें क्लियर होगी. अब हमारी जो क्या है, वेव है, ये कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी टू कभी फ्रो. तो ये टू फ्रो मूवमेंट्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसी को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. आपने पेंडुलम ऑफ क्लॉक देखा होगा, घड़ी में वो नीचे नीचे चलता रहता है. आप एक रस्सी लीजिए, उसमें कुछ चीज़ बांध लीजिए, पत्थर बांध लीजिए, नट बांध लीजिए, उसको छोड़िए, तो वो क्या करेगा, कभी आगे जाएगा, कभी पीछे, कभी आगे पीछे. तो दैट इज ऑसिलेटरी मोशन. अब ऑसिलेटरी मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन. टू एंड फ्रो मूवमेंट, टू होता है आगे, फ्रो होता है पीछे. किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी मीन पोजीशन से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हिलना क्या कहलाता है, ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है. नेक्स्ट टर्म इज, देखिए यहाँ एक टर्म लगाया वेवलेंथ. एक ऊपर एरो दिखिए आपको, जो हमने कहाँ से शुरू की है, एक क्रस्ट के सेंटर से दूसरे क्रस्ट के सेंटर तक लेके गए हैं, या एक ट्रफ के सेंटर से दूसरे ट्रफ के सेंटर तक लेके गए हैं. तो ये है वेवलेंथ. तो क्या होती है वेवलेंथ, वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट्स और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ. इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा. इसके लिए हम क्या लिखते हैं, लैम्डा लिखते हैं, एंड द यूनिट इज मीटर. तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है. अब थोड़ा ध्यान देंगे, लैम्डा आपको दिखाते हैं कैसा होता है. अब यहाँ वेवलेंथ कॉन्जिक्यूटिव क्यों लिखा, देखिए ऐसा नहीं करना भी एक लाल के बाद एक लाल छोड़ के अगले पे चल जाना, नहीं, लगातार क्रमागत. दो क्रमागत या तो क्रस्ट लेने हैं या ट्रफ लेने हैं, उनके बीच की दूरी जो रहेगी, सेंटर सेंटर लेना है. एरो दिखाती है कहाँ से लिया हमने, सेंटर से. कोई भी लेंगे आप, सेंटर से बात करेंगे, तो सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ. तो वेवलेंथ के लिए जैसे वाई होता है, यहाँ थोड़ा सिंबल में है, वाई उल्टा हो जाए तो वो क्या बन जाता है, लैम्डा बन जाता है. तो यहाँ लैम्डा का सीन रहता है. कुछ और वर्ड्स पे चलते हैं अभी अगले पे. यहाँ से हमने एक एरो खड़ा किया क्रस्ट की तरफ को, या एक जितनी हाइट मैक्सिमम सेंटर पे हाइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एम्पलीट्यूड. क्या बोलते हैं उसको, एम्पलीट्यूड. अगर ट्रफ में देखते हैं तो डेप्थ होगी नीचे को, तो ये भी क्या है, एम्पलीट्यूड. अब जो अगला टर्म हमारे पास आया, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड. द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑन ईदर साइड ऑफ मीन वैल्यू और मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ. कुछ मर्जी लिख दीजिए, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस ऑन ईदर साइड ऑफ मीन वैल्यू ये लिख दीजिए, या इट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रस्ट लिख दीजिए, या इट इज़ द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्रफ लिख दीजिए.
कुछ मर्जी लिखिए, दैट इज एम्पलीट्यूड, और इसका यूनिट क्या रहता है, दैट इज मीटर। अब हमने एक ए पॉइंट लिया, देखिए क्रस्ट के सेंटर में ए लिया, और यहाँ से मैंने एरो लिया सिर्फ एक समझाने के लिए। इसी तरह से दूसरे क्रस्ट के सेंटर में बी लिया और मैंने ये एरो। अब देखिए ए और बी के बीच की दूरी अभी हमने पढ़ी, सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी, ट्रफ, सॉरी वेवलेंथ हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, ये इसकी लंबाई है। तो एक्चुअली हुई क्या है, ये एक वेव है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये हमारी वेव है। तो वेव कहाँ से शुरू होती है, इस तरह से, द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रस्ट एंड अ ट्रफ। जब हमने क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस माप लिया, तो वही हमारी पूरी एक वेव है। टाइम पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ वेव टू क्रॉस अ फिक्स पॉइंट। एक पॉइंट में से जब हमारी वेव क्रॉस कर जाती है पूरी तरह से, तो जितना उसको टाइम लगा वही क्या कहलाया, दैट इज द टाइम पीरियड। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, द ऐसा यूनिट ऑफ वेव इज सेकेंड। ऐसा ही अगर हमने पढ़ा है तो हमने पढ़ा ऐसा ही किसके लिए बोलते हैं, टर्म क्या लगाते हैं ऐसा ही के लिए, दैट इज सिस्टेमा इंटरनेशनल। तो टाइम रिक्वायर्ड बाय अ वेव, मान लीजिए मैंने बी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो इस बी पॉइंट को क्रॉस करने के लिए कहाँ से कितनी वेव क्रॉस होगी, ए से लेके बी तक की सारी वेव जब शुरू हुई बी से क्रॉस करते हुए, जब ए वाला बिंदु यहाँ से निकल गया, तो जितना टाइम यहाँ तक लगा निकलने के लिए वही क्या कहलाया, दैट इज टाइम पीरियड। तो यहाँ तक टाइम पीरियड पढ़ा हमने। अब हमने एक और पॉइंट लिया, कोई भी एक पॉइंट लिया, और इसमें से हमने देखना है कितनी वेव्स क्रॉस कर जाती हैं एक सेकंड में। तो वो क्या हो जाएगी, उसके लिए हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म आया, एक तो पिच, लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी। हम तीन टर्म्स को अभी पढ़ेंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या कहा, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड या नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। उस ए पॉइंट से कितनी वेव्स एक सेकंड्स में गुजर गई, वो क्या बन गई, वो बनी है फ्रीक्वेंसी। इट इज नोटेड बाय न्यू, ये जो वी टेढ़ा सा होता है इसको न्यू पढ़ते हैं, एंड ऐसा यूनिट ऑफ इट्स हर्ट्ज। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एच जेड से लिखते हैं, एच कैपिटल लिखना है, जेड स्मॉल लिखना है। अगला जो टर्म आया वो है पिच। हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड इज कॉल्ड पिच। कोई भी एमिटेड साउंड है उसको हमारा ब्रेन किस तरह से इंटरप्रेट करता है, वो क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। फास्टर द वाइब्रेशन हायर इज द फ्रीक्वेंसी एंड हायर इज द पिच। देखिए जिसमें वाइब्रेशन ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, उसकी पिच भी उतनी ज्यादा होती है। इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, कैसे, लोअर द वाइब्रेशन लोअर इज द फ्रीक्वेंसी एंड लोअर इज द पिच। दूसरी प्रॉपर्टी जो साउंड की, दैट इज लाउडनेस। द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड दैट इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड इज नोन एज लाउडनेस। कि आवाज कितनी दमदार है वो किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी आवाज क्या होती है, दमदार होती है। तो ये तीन टर्म्स हमारे पास थे। अब हमारा कोई दोस्त है, वो कहाँ बैठा हुआ है, भीड़ में अंधेरे में बैठा, फिर भी हम उसकी आवाज को पहचान लेते हैं। उसकी आवाज को हम कैसे पहचानते हैं, इसके लिए कुछ बात रहती है, वो है उसकी क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड। तो क्वालिटी और टिम्बर ऑफ साउंड इज द कैरेक्टरिस्टिक which enable us to distinguish one sound from the another sound having same pitch and loudness। सेम लाउडनेस है, सेम पिच है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, दो साउंड्स को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी और टिम्बर। जो उसकी क्वालिटी रहती है, जो उसकी टिम्बर रहती है, उसी से हम दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। आगे एक टोन शब्द आता है आपको। टोन क्या है, साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज टोन। अगर एक ही फ्रीक्वेंसी है सा, अगर हम सा कोई बजा रहे हैं, एक ही ट्यून पे चल रहे हैं, तो वो टोन है। ऐसा नहीं होता, देखो टोन तभी क्या बोलते हैं कि टोन, आपकी टोन खराब हो गई है, राइट। लाउडनेस क्या है, अभी हमने पढ़ा, लाउडनेस डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड दैट इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड, इट इज कॉल्ड द लाउडनेस एंड ऐसा यूनिट इज कॉल्ड डेसिबल। याद रखिए डेसिबल, डी वी लिखते हुए ध्यान रखिएगा, डी स्मॉल लिखना, बी कैपिटल लिखना, हार्ट में एच कैपिटल लिखना, जेड स्मॉल लिखना है। तो लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग अ साउंड। एक ध्यान रखिए कि जो जितना हमारे पास क्या रहता है, एम्पलीट्यूड रहता है, उसके स्केयर के इक्वल लगभग लाउडनेस बन जाता है।
और लाउडनेस एक ऐसा हमारा यूनिट है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर 1 बढ़ा तो उसका शेयर हो जाएगा, नहीं, 2 बढ़ेगा 4, इसकी कैपेसिटी 4 के बाद 16, 64 बड़ी फास्टली इंक्रीज कर जाती है। और साउंड अबव 80 डेसिबल इज पेनफुल। 80 डेसिबल्स के ऊपर जब भी साउंड चलती है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है हमारे लिए, इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए। तो ज़्यादा शोर मत मचाइए, आप जब भी म्यूज़िक सुनना धीरे धीरे सुनिए, किसी दूसरे को हर्ट मत कीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।